हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, अब तक हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उसमें हम आइगन वैल्यू इक्वेशन तक अपन कवर कर चुके हैं और अपना आज आइगन वैल्यू इक्वेशन का लास्ट लेक्चर रहेगा गाइस। क्लियर? आइगन वैल्यू इक्वेशन के अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, उसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं और अपन ने उस पर बेस्ड काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी अपन ने कर ली है। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल वगैरह दिए थे, उनके आज मैं रिजल्ट्स आपको बता दूंगा, उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं और आप मैच कर लेना गाइस। ठीक है, तो एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। वापस से मैं आपको वर्बली 2-3 मिनट में पूरा जो चीज़ें हैं जो अब तक मैंने पढ़ाया इसके बारे में उसको मैं वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, देखना आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आइगन वैल्यू इक्वेशन इज़ द method, it is one of the method to calculate the value of observable by using operator and function of motion। मतलब क्या है कि ये एक मेथड होता है किसका, कि वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का, ऑब्जर्वेबल जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है ये। ठीक है, आगे जाके अपन एक चीज़ और पढ़ेंगे कि एवरेज वैल्यू मेथड। जब ये वाला मेथड काम नहीं करता उस टाइम पे अपन एवरेज वैल्यू मेथड पर जाते हैं गाइस। क्लियर? उससे अपन क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। लेकिन अभी जहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होती है सबसे पहले अपन इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये अपना पोस्टुलेट भी है गाइस, ये अपना पोस्टुलेट भी है, पोस्टुलेट नंबर 3 आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्लियर? अब देखना वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल के लिए मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल बाय यूजिंग ऑपरेटर एंड द फंक्शन ऑफ मोशन। मतलब आप क्या करोगे, ऑपरेटर यूज़ में लोगे, कोई फंक्शन लगाओगे उस पर। ठीक है, और अगर सेम फंक्शन वापस आ जाता है विद द कॉन्स्टेंट वैल्यू अटैच विद द फंक्शन, तो हम क्या बोल देंगे भाई, हम क्या बोल देंगे कि उस केस में ये जो है इक्वेशन है ये किसको फॉलो करेगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगी। और मैंने बोला था आपसे कि आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटर इफ़ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ये यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है, इफ़ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी देन द फंक्शन इज नोन एज द आइगन फंक्शन एंड द ऑपरेटर ए इज नोन एज द आइगन ऑपरेटर एंड द कॉन्स्टेंट वैल्यू अटैच विद दिस फंक्शन इज नोन एज द आइगन वैल्यू एंड होल प्रोसेस इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया था गाइस, इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और मैंने आपको फिर इसके बारे में आगे जाके अपन ने पढ़ा था कि डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अगर ऑपरेटर अपना सेम हो, अलग अलग फंक्शन पर अपन लगाएं और अपनी वैल्यू जो है आइगन वैल्यू वो सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि दोज फंक्शन आर नोन एज द आइगन फंक्शन। वो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे भाई, वो दोनों फंक्शन अपने आइगन फंक्शन हो जाएंगे। कौन से वाले, डीजनरेट आइगन फंक्शन। क्लियर? और अगर ऑपरेटर अपने सेम होते हैं, अपने फंक्शन जो हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन आइगन वैल्यू भी क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो हम बोलते हैं कि दोनों फंक्शन जो साइज दोनों फंक्शन है वो दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन होंगे। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट था? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं था? ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि एक बार इसके बारे में बता देना नॉन डीजनरेट और डीजनरेट आइगन फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटर अगर सेम होता है, फंक्शन मेरे अलग अलग होते हैं। देखो सुनो, वापस देखना इसको, वापस देखना भाई, ऑपरेटर अगर अपने सेम हो, देखो भाई देखो, जैसे मैंने क्या करा, ए ऑपरेटर लिया भाई, ये ऑपरेटर लिया और एक मैंने क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया साई एम। क्लियर? अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आई साई एम, तो फंक्शन आएगा ही आएगा क्योंकि आइगन वैल्यू इक्वेशन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। यहाँ से वैल्यू निकल के आई ए, फिर मैंने क्या करा, सेम ऑपरेटर लिया, उसको एक अलग फंक्शन पे लगाया और मेरे पास वो जो आइगन वैल्यू निकल के आई वो वापस से ए निकल के आ गई और ये लो फंक्शन भी सेम आ गया। तो इस केस में देखो, इस केस में हो क्या रहा है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर है मेरा, वो क्या है भाई, अरे ऑपरेटर तो मेरा सेम है, ऑपरेटर सेम है। फंक्शन क्या है, फंक्शन को देखो भाई, फंक्शन कैसा है भाई, फंक्शन है डिफरेंट, फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंट है भाई। और जो आइगन वैल्यू है, जो आइगन वैल्यू आई, आइगन वैल्यू क्या आ गई भाई, सेम आ गई। तो इस केस में अपन क्या बोल देंगे कि इस केस में जो फंक्शन है मेरा, जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाता है भाई, डीजनरेट आइगन फंक्शन, डीजनरेट आइगन फंक्शन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। मैंने आपसे बोला था कि पी एक्स पी वाई और पी जेड जो ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, ये लो भाई, पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, अपन ने इनके फंक्शन लगाए थे।
अपन ने इनके फंक्शन यूज़ में लिए थे और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे लगाए थे, और तीनों ने क्या दिया था, इनके टोटल एनर्जी दी थी आइगन वैल्यू के रूप में दी थी। मैंने देखो, आपको अगर चेक करना है तो आप लेक्चर नंबर 1 में जाओ आइगन वैल्यू में, उसमें मैंने आपको बता रखा है। इनके हैमिल्टोनियन एनर्जी का ऑपरेटर लगाओ तीनों पर, तीनों की एनर्जी जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगी, और वो तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हम बोल देते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड आर डीजनरेट ऑर्बिटल। क्लियर? बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनके लिए भाई। देखो, ए ऑपरेटर है, फंक्शन पर लगाया, ए वैल्यू मिली, फंक्शन सेम मिला। सेम ऑपरेटर को दूसरे फंक्शन पर लगाया, आइगन वैल्यू डिफरेंट मिल गई, फंक्शन सेम मिल गया। दोनों ने आइगन वैल्यू इक्वेशन को तो फॉलो करा, लेकिन आइगन वैल्यू डिफरेंट दे दी भाई दोनों ने, इधर अलग इधर अलग। तो इस केस में क्या हुआ भाई, देखना एक बार। ऑपरेटर मेरा क्या हुआ, अरे ऑपरेटर तो मेरा सेम है, फंक्शन कैसा है भाई मेरा, फंक्शन कैसा है भाई, फंक्शन मेरा डिफरेंट है। फंक्शन तो मैं हमेशा डिफरेंट ही लूँगा, क्लियर है? फंक्शन मैं क्या लूँगा, डिफरेंट लूँगा, ठीक है। और अब आइगन वैल्यू जो निकल के आई, जो आइगन वैल्यू निकल के आई भाई, आइगन वैल्यू क्या आई, वो आइगन वैल्यू तो डिफरेंट आ गई। अब की बार जब ऐसे ये वाला केस होता है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा भाई, जो फंक्शन होगा अपना, वो कैसा हो जाएगा, नॉन डीजनरेट। कैसा हो जाएगा भाई, नॉन डीजनरेट फंक्शन, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। बोलो भैया, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी भी तरीके का? जिसको ये डाउट था, आई थिंक वो उसका डाउट अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए अब, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था ये। हाँ जी, अब अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कंप्लीट हो गई। मैं आपको एक बार वो चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको एज ए होमवर्क दी थी। अब जिन्होंने करी बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं करी जय माता दी, ठीक है। देखना भाई, सुनना भाई, ध्यान से सुनना भी इस चीज़ को, आप बहुत ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, सुनना। वो एग्जांपल क्या थे, मैंने आपको ये दिया था, एक तो दिया था मैंने आपको साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली आयोटा के एक्स, एक दिया था मैंने आपको साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि आपको ये बताना है कि इधर तो मैंने बोला आपसे के एक्स की वैल्यू, इधर पी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने आपसे पूछी थी भाई, ये वैल्यूज़ मैंने आपसे पूछी थी, और आपको बताना था कि इनकी क्या क्या वैल्यू निकल के आएगी। हाँ जी, ठीक है। अब मैं वैल्यू बताता हूँ आपको, इनकी वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी जिन लोगों ने निकाली थी, ठीक है। जिन लोगों ने इनकी वैल्यू निकाली थी, देखो इनकी वैल्यू तो आ जाएगी के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, के स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m, क्लियर। हाँ जी, इसके वैल्यू आ जाएगी एच कट के, ठीक है। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी, अगर फंक्शन अपना एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स है, तो जिन्होंने निकाला होगा भाई पता होगा उनको कि सेम वैल्यू आती है यहाँ पर। इस केस में क्या आती है, सेम वैल्यू आती है। जिनको अगर इसमें कोई डाउट हो कि ये वैल्यू नहीं आ रही तो मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा भाई इसको, ठीक है, या फिर आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इसकी वैल्यू आती है माइनस एच कट की। तो ये इनकी रिजल्ट्स हैं। अगर आपने ये सॉल्व किए होंगे तो आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस है, आपका हाथ बहुत अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने कि आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होती हैं, इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि अपन ने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में पढ़ा था, सॉरी हैमिल्टोनियन के हर्मिशियन ऑपरेटर में पढ़ा था अपन ने, वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स थे। उन स्टेटमेंट से अपन सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। कई बार नेट के एग्ज़ाम में या गेट के एग्ज़ाम में सीधे स्टेटमेंट पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन को उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्लियर। देखो उतारो उसको। हाँ जी, ये आपका हो गया होगा। अब अपन चल रहे हैं भाई स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। आइगन वैल्यू इक्वेशन पर बेस्ड कुछ अपने स्टेटमेंट्स हैं। उन स्टेटमेंट को अब मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा, और उन पर आए हुए, उन पर बेस्ड जो नेट गेट के एग्ज़ाम में या IIT JEM के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। आप लिखना स्टेटमेंट नंबर 1 आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1 वो क्या कहता है भाई, देखो आइगन वैल्यू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर। सुनना भाई ध्यान से, बहुत काम का स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका।
कई बार आ चुका भाई एग्जाम में ये, ठीक है। सुनना भाई, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज रियल। यहाँ पर सभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो रियल है तो इमेजनरी, अब रियल है इमेजनरी है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। साथ में एक कन्फ्यूजन और हो जाता है जीरो वाला, कि वो जीरो हो सकती है नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, अपन धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आइगन वैल्यू जो आएगी हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग, वो हमेशा क्या आएगी, रियल आएगी, हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग। भाई सुनना ध्यान से, देखो मैं लिख रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, बहुत काम का स्टेटमेंट है भाई, ये बहुत काम का स्टेटमेंट है। देखो अपन आइगन वैल्यू क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसको अपन क्यों लिखें भी, क्लियर है बिल्कुल। देखो सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनते रहना इस चीज़ को आप, क्लियर। देखो इधर देखना भाई, जैसे मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है अपना, स्टेटमेंट नंबर 1 अपना ये है कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर भाई सुनना, देखो इज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑलवेज, इसका मतलब आप समझ लेना भाई, ऑलवेज रियल भाई। आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, सही है। मतलब हर कोई भी आइगन वैल्यू होगी हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग या उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होगी, वो जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो रियल निकल के आएगी। यहाँ पर मैंने ऑपरेटर क्या लिया भाई, जैसे अपन लेते हैं ना, ए ऑपरेटर लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, कोई आइगन वैल्यू आती है, सेम फंक्शन आ जाता है, तो वो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग होगा, जैसे मैं ये लिख भी देता हूँ, देखना, जैसे मैंने लिखा ए साई इज इक्वल टू ए साई, क्लियर है। अब देखो ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये देखना भाई, ये जो ए है इस जगह पर, ये क्या है अपना, हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए भाई, ये कैसा होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर, क्लियर है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। और देखो ये जो ए आया, ये ए हमें पता है ये आइगन वैल्यू है, ये ऑब्जर्वेबल की वैल्यू है, और ये अब इस केस में हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में ये कैसी वैल्यू है भाई, ये रियल वैल्यू है, ये रियल। अब रियल का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, पहले रियल का मीनिंग क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना ये वैल्यू रियल है भी, है क्या है, ये वैल्यू रियल वैल्यू है भैया ये, और ये हमेशा रियल होती है, हमेशा ऑलवेज क्या होगी भाई, ये रियल वैल्यू भाई, क्या होगी, रियल। और ये होती क्या है हमें पता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्वेबल की वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू होती है, ये रियल वैल्यू है भाई, ये कैसी है, रियल, हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग। बोलो इसमें कोई डाउट है, इसमें किसी भी तरह का किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं है कोई डाउट, अब अपन आगे चलते हैं। देखना भाई, देखो पहले रियल का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। रियल का मतलब ये है कि कभी भी इसमें आयोटा की टर्म नहीं आएगी, इसमें कभी भी आयोटा की टर्म नहीं आएगी। आयोटा की टर्म आने का मतलब है कि वो इमेजनरी वैल्यू हो जाती है भाई, वो इमेजनरी वैल्यू जाती है, वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। मतलब क्या है कि अगर अपनी आइगन वैल्यू ये आ जाती है आयोटा एच कट, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इस केस में ये कैसी वैल्यू हो गई, इमेजनरी वैल्यू हो गई, और इमेजनरी वैल्यू इस केस में कभी भी नहीं आएगी आइगन वैल्यू की फॉर्म में। बोलो ये चीज़ कभी नहीं आएगी भाई, आयोटा एच कट जो है ये कभी भी नहीं आएगा एज ए रियल, मतलब आयोटा की टर्म नहीं आएगी तो वो रियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आयोटा के टर्म्स का आना इसका मतलब रियल वैल्यू का नहीं होना, क्लियर है बात। उतारो देखो उसको फटाफट से। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको भाई कैसे हुआ ये, ठीक है, कि भाई ये रियल वैल्यू है ये, और हर्मिशियन ऑपरेटर लिया तो हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यू हमेशा रियल क्यों आ रही है, ये रियल ही क्यों है। देखो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर जैसे ए है, ए आपको पता है अगर मैं इस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाऊँ, इस पर क्या लगा दूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दूँ भाई, ये लो मैंने इस पर क्या लगा दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर ये रियल वैल्यू है तो इस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होना चाहिए भाई, एज इट इज़ रहनी चाहिए। बोलो अगर ये रियल वैल्यू है ए तो इस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई असर होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का अगर इस पर कोई असर नहीं होगा दैट मीन्स दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी आपस में एक दूसरे के, और ये अगर इक्वल हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस प्रूव आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। बोलो
अब अपन को यही तो प्रूव करना है कि ए जो है ए स्टार के इक्वल कैसे आए। अगर ए स्टार है, इसमें कोई आयोटा की टर्म है ही नहीं, तो वो तो ए के बराबर ही होगा ना। अरे स्टार का मतलब क्या होता है, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा। अब इसमें इन भाई साहब में तो आयोटा ही नहीं है, इनमें तो आयोटा की टर्म ही नहीं है भाई। जब आयोटा की टर्म ही नहीं है तो फिर ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई सेंस नहीं रहेगा। इसका मतलब ए स्टार इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये रियल वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट प्रूव होता है। ठीक है, अब इसको मैं बाकायदा क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करके दिखाता हूँ आपको मैं इसको। ठीक है, एक बार इसको देखो आप, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं इसको क्वांटम मैकेनिकली प्रूव करके दिखाऊंगा भाई। क्लियर है? देखो, जैसे सपोज करो ये मैं एक इक्वेशन लेता हूँ छोटी सी, सब जानते हैं इसके बारे में भाई, सब जानते हैं, कुछ नहीं छुपा आपसे भाई। देखो ए ऑपरेटर लिया, साई लिया, यहाँ पर ए बना और साई बन गया, ये बन गया। अब मैं इन पे सब पे स्टार लगा देता हूँ। ये लो भाई, लगा दिया भाई, ये लो। बोलो, ये चीज़ क्लियर है? आपको पता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसमें क्या है, जो फंक्शन है वो अपना सिंपल है। सिंपल मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लिया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो इस केस में इसका भी क्या बनेगा भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा अपन को। अब देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे। अब देखना भाई, सुनना भाई, देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा हूँ भाई मैं। देखना मैं क्या ले रहा हूँ भाई, इस पर जो मैंने भी स्टेटमेंट लिखा था, ये लिखी थी मैंने, ए स्टार साई ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सही लो, ये मैंने लिखा था अभी। ठीक है, बाय यूजिंग, मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, मेरे को चेक करना है कि हर्मिटियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग ये जो वैल्यू आती है, आइगन वैल्यू कैसी आती है, रियल। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर मैं हर्मिसिटी की क्या लगाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा, तभी तो मैं पता करूँगा। दैट मीन्स बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी, बाय यूजिंग भाई, तभी तो मैं पता करूँगा इसको कि हर्मिटियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आती है वो रियल आती है। मतलब क्या, इसका मतलब मैं इस पर हर्मिसिटी की कंडीशन लगाऊंगा। और हर्मिसिटी की कंडीशन लगाना गाइस मैंने आपको सिखा रखा है। हर्मिसिटी की कंडीशन अपन कैसे लगाते हैं इसके बारे में मैंने आपको सिखा रखा है। देखना कैसे लगाते हैं अपन, बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी भाई। देखना भाई कैसे लगाएंगे अपन को पता है अच्छे से कि ये देखो, ये लगा, ये क्या है अपना, जैसे अपन ये लगाते हैं तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन ये तो करते थे। देखो मैं आपको सिखाता हूँ वापस से एक बार। अपन क्या करते थे वहाँ पर, ये अपन ने क्या लिया, कोई फंक्शन लिया, ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पर फिर से सेम मतलब दूसरा फंक्शन ले लिया साई एन, और बीच में अपन ने क्या कर दिया, जिस ऑपरेटर को चेक करना है कि वो हर्मिशन है या नहीं है, उनको दोनों फंक्शन के बीच में लगा देते थे भाई अपन, लगा दिया, ठीक है। और इसका अपन क्या करते थे, इंटीग्रेशन लेते थे इन एंटायर लिमिट में, और यहाँ पर इसका अपन ने क्या कर दिया भाई, ये लो इंटीग्रेशन कर दिया। ये अगर इसके इक्वल आ जाता है, किसके, देखो मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अंदर भेजते हैं तो ऑपरेटर पर भी स्टार आ जाता है, ठीक है। ये लो इसको अंदर भेजो भाई, ये ऑपरेटर पर स्टार आया और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एम जो है ये अंदर हो गया, तो साई एन इधर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, डी एक्स। ये अपनी क्या थी भाई, ये अपनी हर्मिसिटी की कंडीशन थी। ये क्या थी, ये हर्मिसिटी की कंडीशन। क्लियर है चीज़, ये बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, सही है। अब अपन को अच्छे से पता है कि साई, देखो ए साई जब अपन ये लगाते हैं तो क्या आता है भाई, ए साई तो निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा। देखो सुनो, अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए को देखो, इस ए को, ये जो ए है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस पर लगाऊंगा, और ए क्या है मेरा, कोई भी ऑपरेटर है, ये क्या है मेरा फंक्शन। ए को जब किसी फंक्शन पे लगाता हूँ तो ये निकल के आता है ना, फंक्शन तो सेम ही आता है लेकिन जो वैल्यू है वो ए निकल के आएगी अपने पास। ये लो भाई, साई एम एज इट इज़ रहा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और इस पर जब मैंने ये ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगाया तो ये मेरे पास एक आइगन वैल्यू निकल के आई इन द फॉर्म ऑफ ए। ये भाई मैंने बता रखा है आपको इस चीज़ को, ठीक है। और फंक्शन मेरा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा साई एन डॉट डी एक्स। ये तो मैंने कर लिया। इधर देखो भाई, इधर देखना, जब मैं ए स्टार को किसी दूसरे फंक्शन पे लगाता हूँ, इस फंक्शन पे लगाया मैंने, तो देखो ए मतलब ऑपरेटर का क्या लिया मैंने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फंक्शन का ही मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो फंक्शन तो सेम ही आएगा ना भाई। अरे फंक्शन तो सेम ही आएगा ना, देखो, अरे देखो रे, तो देखो फंक्शन मैंने क्या लिया, साई एम लिया, तो फंक्शन साई एम आ गया एज इट इज़, ये लो। लेकिन जो ये है कौन,
ये आइगन वैल्यू है, इसका भी क्या आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लो भैया इधर मैंने क्या ले लिया, इस आइगन वैल्यू का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया और डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने एज इट इज कर लिया। मैंने कुछ नहीं करा, इस पर केवल हर्मिसिटी की मैंने कंडीशन लगाई और उसको मैंने इस तरीके से सोल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है भाई। ये क्या है? ये आइगन वैल्यू इक्वेशन एक बार मैंने सिंपल लिखी, एक बार मैंने क्या लिखी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखी। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएगी तो अपना जो आइगन वैल्यू आएगी वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आएगी। हाँ, उस पर कोई असर नहीं होगा, किसका? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, अगर वो रियल वैल्यू है तो। और अपन यही तो चेक कर रहे हैं, क्लियर, कि ये ए और ये वाला ए स्टार अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये ए और ये स्टार दोनों अगर सेम आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स अपना स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। ये क्लियर है? देखो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अब सुनना भाई, देखो देखो इधर देखना भाई। अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन कुछ भी हो उससे हमेशा बाहर आ जाती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा रखा है जनरल मैथ्स में, ठीक है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर लेता हूँ एक बार, ये लो भाई बाहर ले दिया मैंने। इधर क्या बचेगा? साई एम स्टार साई एन डी एक्स। क्लियर? जरूर नहीं है आप वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स लो, डी टो वगैरह कुछ भी ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, आपको क्या दे रहा है, किसके रेस्पेक्ट में करा रहा है वो, उस पर डिपेंड करेगा वो। देखो यहाँ से मैंने इस ये जो ए स्टार है, इस ए स्टार वैल्यू को मैंने बाहर ले दिया इंटीग्रेशन से। ये लो भाई साई एन साई एम का स्टार डॉट डी एक्स। बोलो इसमें कोई डाउट है? अब मेरे को एक बात बताना सिंपल सी, आप एक बात बताना इसमें। देखो ये है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अरे दोनों तो सेम है भाई। ये दोनों तो क्या हो गई? सेम हो गई ना। साई एम का स्टार साई एन और साई एम का स्टार, ये दोनों वैल्यू तो क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मतलब क्या है? ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, ये वाले टर्म तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, ये तो अपन को पता है। ये वाले टर्म तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। अब ये पूरी टर्म देखो, समझना इस बात को, समझना बाय वाले भी समझना भाई। ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही हैं। क्यों? ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है। अब ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कब इक्वल होंगी? ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म तब इक्वल होंगी जब ए इस ए स्टार के इक्वल होगा भाई। बोलो भाई। देखो ए जो है वो ए स्टार के जब इक्वल होगा, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, तभी तो ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म इक्वल होगी आपस में, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी क्या है भाई? बराबर हैं, सेम है। तो क्लियर? इसका मतलब ए जो है ए स्टार के बराबर आ गया। इसका मतलब ए पर अगर मैं स्टार लगाऊं तो भी वो सेम रहता है, इसका मतलब वो हमेशा रियल वैल्यू है। अगर इसमें आयोटा की टर्म होती तो ये नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता, और नेगेटिव नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? स्टेटमेंट नंबर 1 सबको क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट सीधे भी आ जाता है, ये सीधे भी आ जाता है। वो वहाँ पर इमेजनरी लिख के दे देगा, 0 लिख के दे देगा, कुछ भी लिख के दे देगा भाई। अपन को क्या बोलना है? हमेशा रियल। और ध्यान रखना 0 भी किस में आता है? रियल नंबर में आता है भाई। किस में आता है? रियल में। क्लियर? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो? बोलो भाई। सही है? उतारो देखो इसको एक बार। अब अपन पढ़ेंगे स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है भाई? ये आपने उतार लिया, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 पर। देखो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आ जाता है भाई एग्जाम में, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है वो भी, स्टेटमेंट नंबर 2 भी। क्यों? क्योंकि वो है क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको स्टेटमेंट नंबर 1 याद हुआ या नहीं हुआ? बताओ, ये बताओ। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, ये आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। देखो बोलते रहो भाई, लगातार बोलते रहो, अपने आप याद हो जाएगा भाई, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा आपको, आप खुद नींदों में ही बोलने लग जाओगे भाई। ये आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल भाई, ठीक है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा है, इसको प्रैक्टिस से आप इस पर जीत पा सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स पकड़ में आ जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें फंक्शंस है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, वो आपको आने चाहिए भाई। और वो ऐसे नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बिल्कुल आप 1-2 चीज़ें सीखे, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? सुनना देखो ध्यान से, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है भाई? देखो बहुत ईजी है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? सुनना। इन क्वांटम मैकेनिक्स
इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी ज़ीरो, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आइगन वैल्यू ज़ीरो हो सकती है भाई। क्लियर? इसको अपन देखेंगे कैसे, लेकिन ध्यान रखना भाई, इन द क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में बी, अरे ज़ीरो, क्या आ गए भाई, ज़ीरो, आइगन वैल्यू में बी ज़ीरो, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी ज़ीरो। बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अब मैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने जो एग्जांपल लूँगा, और जो फंक्शन लूँगा भाई, मैं आपके सामने, अब मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं लूँगा, अब मैं जो भी चीज़ें लूँगा वो अपने आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में आएंगी भाई। क्वांटम मैकेनिक्स में जब अपन एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन सिस्टम्स के रिगार्डिंग सिस्टम पकड़ेंगे, अपन रिजिड रोटर, हाइड्रोजन एटम, पार्टिकल इन द बॉक्स, SHO, तो अपन ये सिस्टम पकड़ेंगे। उस सिस्टम के अपन को सबके अपने चार सिस्टम है टोटल, उन चारों सिस्टम के अपन को वेव फंक्शन याद होनी चाहिए। तो मैं कुछ तो आपको देखो या साथ के साथ याद कराता रहता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि 1D बॉक्स का जो वेव फंक्शन होता है क्या होता है, कितनों को याद है भाई? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कितनों को याद है? जो लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं चुपचाप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखो उसका जो फंक्शन था, मैंने क्या बताया था, √2/L sin n πx/L, ये अपना नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था। किसका? पार्टिकल इन बॉक्स 1D का, 1D बॉक्स का क्या था, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन था। आज जो मैं आपको बताऊँगा कुछ थोड़े सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है? अपन वो कैसे दूंगा, सुनना ध्यान से। इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी ज़ीरो, ठीक है? इसको मैं प्रूव करूँगा। पहले स्टेटमेंट तो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है? बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। स्टेटमेंट याद रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर? देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, देखो अपन आगे जाकर हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे भाई। अपन क्या पढ़ेंगे आगे जाकर? हाइड्रोजन एटम। सुनना भाई, हाइड्रोजन एटम के बारे में अपन फुल्ली डिस्कस करेंगे जब अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसकी एप्लीकेशन में अपन जब इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे, वो अपना क्या होगा भाई? हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग सिस्टम क्या होता है? अपना हाइड्रोजन एटम। ये पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर अपन इसके सारे वेव फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सुनना, देखो हाइड्रोजन एटम जो होता है, देखो मैं आपको अभी बता दूं यहाँ पर कि हाइड्रोजन एटम जब अपन पढ़ते हैं तो कभी भी अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में नहीं लेते। अपन कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज़ में नहीं लेते। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं भाई, सुनना, देखो वो क्या होते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि dx, जैसे अपन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपन dx लगा देते हैं, dy लगा देते हैं, dz लगा देते हैं। तो dx, dy और dz ये जो होते हैं भाई, ये क्या होते हैं मेरे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो मैं समझा रहा हूँ उसके बारे में, ये अपने वापस आएगा, वहाँ पर मैं इनको इतने डिटेल में नहीं बताऊँगा भाई। वहाँ पर केवल मैं बता दूँगा, वहाँ पर अपन जो मेन चीज़ होगी उस चीज़ पर फोकस करेंगे। क्लियर? देखना, dx, dy, dz जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ध्यान रखना, ये अपने बॉक्स में काम आते हैं भाई। किस में काम आते हैं? बॉक्स में काम आते हैं। ये अपने SHO में काम में आते हैं, SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में काम में आते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम में काम में नहीं आते। ये वाले कोऑर्डिनेट्स हाइड्रोजन एटम में काम में नहीं आते। क्लियर? ध्यान रखना, dx, dy, dz इनको अपन बॉक्स में, SHO में वॉल्यूम एलिमेंट के रूप में यूज़ में लेते हैं भाई। वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं ये। क्या होते हैं? वॉल्यूम एलिमेंट। अरे बोलते तो हैं अपन, ये लो भाई, इधर देखना, साई लिया और मैं बोलता था डीटो। मैं आपको बोलता था ये फंक्शन है, डीटो क्या है? मेरा वॉल्यूम एलिमेंट। और वॉल्यूम एलिमेंट जब अपन यूज़ में लेते थे तो अपन क्या बोलते थे? जैसे कोई फंक्शन ले लिया अपन ने साई, कोई साई ले लिया और अपन बोलते थे dx लगा देते हैं यहाँ पर। dx क्या होता था अपना? अरे dx क्या होता था अपना? वॉल्यूम एलिमेंट। और ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। लेकिन जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में ना लेके अपन लेते हैं इनको पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में। किसके रूप में लेते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? बोलो ये चीज़। हाँ जी, देखो इन चीज़ों के बारे में वापस बताऊँगा मैं, लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा इनके बारे में, ठीक है? सुनते जाओ, इसको सुनते जाओ, इनको ज़्यादा उतारने की जरूरत नहीं है आपको। जहाँ से मैं बोलूँ अभी तक बस स्टेटमेंट को उतारो, फिर मैं जो उतारना होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बस सुनते जाओ एक बार। अभी आप हाइड्रोजन एटम में जो अपन कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेते हैं वो अपन क्या लेते हैं भाई? पोलर कोऑर्डिनेट्स। अपन क्या लेते हैं?
पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में लेते हैं। और जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं भाई वो क्या होते हैं अपने आर थीटा फाई, डी आर डी थीटा टी फाई, ये अपने क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। आर थीटा फाई क्या होते हैं भाई, आर थीटा फाई अपने क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है भाई, वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सुनना भाई ध्यान से, बस इसको सुन लेना एक बार, इसको सुन लेना। यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है अपना क्या होता है डीटो, डीटो को अपन क्या बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, वो अपना क्या होता है भाई आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यहाँ पर अपना इस केस में ये अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है। बोलो क्लियर है ये चीज़ें, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सब याद हो जाएगा आपको आगे जाके जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ये क्लियर है बिल्कुल। मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम में जब अपन कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेंगे तो कभी डी एक्स डी वाई डी जेड इन चीज़ों को यूज़ में ना लेके डी आर डी थीटा डी फाई इन चीज़ों को यूज़ में लेंगे। मैं आपको बाकायदा रीज़न दूंगा इसका कि अपन इनको क्यों लेते हैं, लेकिन अभी बस सुनते जाओ आप, ठीक है। और ये अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है। तो कभी भी हाइड्रोजन एटम की बात आए तो आपको इन ये चीज़ देखने को मिलेंगी, आर थीटा फाई साइन थीटा मिलेगा, डी थीटा मिलेगा, ये मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर है चीज़। और सुनो भाई, और सुनते जाओ, बस सुनते जाओ अभी कुछ देर तक, क्लियर। देखना, और जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हर जगह सॉल्व करेंगे अपन, जब अपन बॉक्स पढ़ेंगे तब भी अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसकी अपन एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, उसका वेव फंक्शन लेंगे। जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो इसका भी अपन वेव फंक्शन लेंगे, उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डालेंगे, और उसको अपन फिर क्या करेंगे, उसका क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और अपन को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के फिलोसफी ऑफ क्वांटम के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि जो डी ब्रोगली था उसने एक बात बोली थी, डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी भाई। डी ब्रोगली ने क्या बात बोली थी, डी ब्रोगली बात बोल गया था कि कोई भी पार्टिकल होता है उसका वेव नेचर भी होता है। श्रोडिंगर भाग के आया, उसने बोला अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही वेव फंक्शन होगा। क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जो भी होता है अपना, मतलब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना वेव फंक्शन निकल के आएगा साई। क्लियर। अपना वेव फंक्शन निकल के आएगा साई। और इस वेव फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेडियल पार्ट और एक होता है अपना एंगुलर पार्ट। एक क्या होता है अपना एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट को आप किससे लिखते हो भाई, थीटा फाई से। थीटा फाई की टर्म में लिख लो भाई, किसकी टर्म में लिख लो, थीटा फाई की टर्म में। ये लो थीटा एंड फाई। बोलो भाई, ये चीज़ क्लियर है। क्लियर है भाई, ध्यान रखना। अब इस अपन रेडियल पार्ट और एंगुलर, बस सुनते जाओ एक बार, सुनते जाओ। इस हाइड्रोजन एटम में अपन क्या करते हैं, इस वेव फंक्शन को निकालने के लिए अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही वेव फंक्शन होता है भाई, ठीक है। ये वेव फंक्शन निकल के आ गया। इसके दो पार्ट हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। अब एंगुलर पार्ट का और रेडियल पार्ट के इनके अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं, उससे अपन टोटल वेव फंक्शन निकाल के लाते हैं। क्लियर। अब मैं आपको ये मैंने क्यों बताया ये चीज़ सारी, ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अब मैं जो लेने जा रहा हूँ भाई, मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू मे बी ज़ीरो, इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेव फंक्शन लिखूंगा। वो वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का होगा, वो वेव फंक्शन इस एंगुलर पार्ट का होगा। सुनना भाई, देखो ये जो है मेरा क्या है, ये रेडियल पार्ट। ये क्या है मेरा रेडियल पार्ट। ये जो है ये क्या है मेरा एंगुलर पार्ट। ये क्या है भाई, ये एंगुलर पार्ट है। और अब मैं जो वेव फंक्शन लिखूंगा वो मेरा इस रेडियल पार्ट का होगा। वो किसका होगा, इस रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन होगा। इसलिए मैंने आपको ये सारी रामायण बताई है। क्लियर। ये चीज़ें सारी आएंगी वहाँ पर। बस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं समझा सकूँ आपको कि मैं जो वेव फंक्शन लिखने जा रहा हूँ वो किसका है। अब से आगे क्वांटम मैकेनिक्स में अपन जो भी पढ़ेंगे, जो भी एग्जांपल मैं यूज़ में लूँगा, वो सारे एग्जांपल ऐसे होंगे जो अपने आगे जाके यूज़ में आएंगे। अपन कभी भी छोटे मोटे एग्जांपल ऐसे नहीं लेंगे बस ले लिया कोई सा भी एग्जांपल, नहीं। एग्जांपल भी वही लेंगे जो अपने आगे जाके काम में आए, ताकि अपना कुछ भी मतलब ऐसे नहीं पढ़ें जो यूज़ में ना आए, ठीक है। यूजलेस कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन अब से आगे। बोलो भाई, देखो अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ भाई। अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, किसको प्रूव कर रहा हूँ मैं, कि इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी ज़ीरो। बोलो क्लियर है। एक चीज़ और देखना भाई, अपन ने पढ़ा था LZ की वैल्यू। अपन ने LZ की वैल्यू पढ़ी थी भाई, पढ़ी थी अपन ने LZ की वैल्यू। किसी को याद हो तो भाई वीडियो को पॉज करके लिखना, उसके बाद वीडियो को वापस से स्टार्ट करके फिर देखना, ठीक है। LZ की वैल्यू क्या होती है, LZ की वैल्यू देखो मैंने बहुत लोगों को बता रखी कैसे देखते हैं अपन इसकी वैल्यू। देखो X लिया, Y लिया, Z लिया, ये मैंने सब सिखा रखा है भाई, ठीक है। पहले अपन लेते हैं पोजीशन, फिर क्या लेते हैं लीनियर मोमेंटम। LZ की वैल्यू क्या होती है भाई, X Py माइनस, इसको उल्टा कर देते थे Y Px,
ये लेते थे भाई। लेकिन ये अपन जब लेते थे जब अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ में लेते थे भाई। जब अपन क्या करते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में लिया करते थे। बॉक्स में लेंगे अपन, इसको आगे लेंगे, ठीक है, बॉक्स वगैरह में अपन इस चीज़ को यूज़ में लेते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम की बात आती है, ये है क्या एक्चुअल में, ये LZ जो है अपना, ये है अपना एंगुलर मोमेंटम इन Z डायरेक्शन। LZ क्या है अपना, एंगुलर मोमेंटम इन Z डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम के बारे में अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया है भाई। ऑपरेटर जब अपन ने पढ़े थे, ऑपरेटर अलजेब्रा में एंगुलर मोमेंटम के बारे में अपन बहुत डीप में डिस्कस करके आए हैं। क्लियर है, इसके बारे में अपन ने बहुत डीप में डिस्कस किया है भाई। क्लियर, तो सुनना भाई आगे, देखो ध्यान से। ये होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम इन Z डायरेक्शन। लेकिन ये जब होता है जब अपन क्या लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज में ले रहे होते हैं, ठीक है, उस केस में ये। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम की बात आती है तो अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज में लेते हैं। उस केस में LZ की वैल्यू जो निकल के आती है भाई, ध्यान रखना, उस केस में LZ की वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है अपनी -iOH d/d5। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक वॉल्यूम एलिमेंट बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने, हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम एलिमेंट मैंने आपको बताया था r² dr sin थीटा d थीटा d5 मैंने बताया था। देखो फाई आ गया, ये लो भैया फाई आ गया। तो इस तरीके से अपन को देखना है भाई इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी मैं इन दोनों को इसको यूज़ में लूँगा, अभी इसको मैं यूज़ में लूँगा। ये एंगुलर मोमेंटम होता है किसका, हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग। जब अपन हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेते हैं, तो वहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो ये निकल के आता है। क्लियर, सुनना भाई ध्यान से। अब देखो, अब जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उन सब चीज़ों को आप उतार सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं वापस से। देखो सुनना भाई, मैंने आपको स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बताया, मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 आपको बताया इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में बी 0, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको प्रूव कर रहा हूँ मैं कैसे। देखो सुनना भाई ध्यान से, इसका प्रूव कर रहा हूँ। देखो इन हाइड्रोजन एटम क्या होता है भाई, इन द हाइड्रोजन एटम सुनना, जो अपना फंक्शन है वो मैं फंक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ भी मान लेता हूँ, लेकिन मैं थीटा फाई या आर के टर्म में लूँगा, एक्स वाई जेड के टर्म में नहीं लूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, अरे आर कॉस थीटा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं आर कॉस थीटा ले रहा हूँ तो थीटा आते इसका मतलब क्या आ गया भाई, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन किसका है मेरा, ये हाइड्रोजन एटम का फंक्शन है, बोलो। और थीटा आ गया मतलब एंगुलर पार्ट है, इसका मतलब ये एंगुलर पार्ट का फंक्शन है। समझ में आ रहा होगा आपके। देखो यहाँ पर बस इतना समझ जाओ अभी कि ये हाइड्रोजन एटम का फंक्शन है, बस इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत भी अभी नहीं है। हाइड्रोजन एटम पर जैसे ही आएंगे अपन, वहाँ पर एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी भाई, थीटा क्यों है, आर कैसे है, ये क्या है, वो क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी भाई। क्लियर, वहाँ पर अपन सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। इतना समझ जाओ कि साई क्या है यहाँ पर, आर कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, LZ ले रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। क्या ले रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है हाइड्रोजन एटम में, अरे -iOH d/d5। ये लो भाई, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। और इनके बारे में मैंने अब बहुत डीप में डिस्कस किया है अभी स्टार्टिंग में। हाइड्रोजन एटम में अपन और कर लेंगे इसको। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में बी 0। इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ये मेरा वेव फंक्शन है, ये मेरा ऑपरेटर है। अपन क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि ऑपरेटर को वेव फंक्शन पर लगाते हैं, लगा दो ए कैप साई इज इक्वल टू, मैं यही तो बोलूँगा LZ को मैं लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, साई पे लगा दो भैया, iOH d/d5 आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। मेरे को एक चीज़ बताना, मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि आर, एक तो यहाँ पर आर की टर्म है और एक फाई की टर्म है, मतलब आर है और थीटा है इस केस में। क्लियर, मेरे को एक चीज़ बताना कि थीटा जो है, थीटा क्या यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इस थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है क्या इसका, या तो फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, फाई के रेस्पेक्ट में। और मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, मैंने आपको एक चीज़ क्या सिखा रखी है कि जब भी कभी आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, जैसे मैंने बोला d/dx, और यहाँ पर इस फंक्शन में अगर इसकी टर्म नहीं है x की, जैसे मैंने बोला y, तो ध्यान रखना भाई dy/dx क्या हो जाएगा, ये 0 आता है। क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि जब भी कभी ऐसा केस होता है कि अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन में उसकी टर्म ही नहीं है भाई, तो उस केस में ये जो वैल्यू होती है इसको अपन बिहेव करते हैं किस, एज ए कांस्टेंट वैल्यू। किसकी तरह अपन बोलते हैं इसको कि ये कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे इसको अपन, और कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगी और फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। देखना इधर भी वही चीज़ है। इधर क्या है, ये थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है भैया, यहाँ पर तो थीटा के फाई के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, और फाई की टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। समझ रहे हो बात को,
फाई के रेस्पेक्ट में क्या करा रहा है, ये डिफरेंशिएशन करा रहा है। इधर जो फंक्शन है अपना, इसमें फाई की टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा 0। वो क्या आने वाला है भाई, 0। अब मैं फंक्शन को देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया वापस से, ए कैप और साई लिख दिया, ये 0 क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। क्यों आया, क्योंकि जब फाई के रेस्पेक्ट में मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो यहाँ फाई की टर्म है ही नहीं, तो ये पूरी क्या होगी, एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, और तो वो बाहर आ जाएगी और ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। अब मैं फंक्शन को वापस से लिख देता हूँ, आर कॉस थीटा। फंक्शन को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 आएगा, तो फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ आराम से यहाँ पर। देखो, अरे देखना भाई, इधर देखना, फंक्शन ऑपरेटर था, फंक्शन पे लगाया, फंक्शन वापस से आ गया भाई एज इट इज़। फंक्शन क्या आ गया, आर कोस थीटा, फंक्शन वापस से आ गया, साथ में उसके साथ 0 अटैच होके आया एज द कांस्टेंट वैल्यू, 0 आ गया। तो आइगन वैल्यू ध्यान रखना भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है भाई, ध्यान रखना। फंक्शन सेम आ गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है ये, आइगन वैल्यू है इसका मतलब ये, और आइगन वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 हैज़ प्रूव। क्लियर। इसको आप लिख लो जैसे वापस से, ए की वैल्यू अपन ने क्या बोली थी, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल फाई, और मैंने क्या लिया था फंक्शन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया भाई, 0 डॉट आर कॉस थीटा। तो ये अपना ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर आइगन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स में 0 हो सकती है भाई। क्लियर है। हाँ जी, देखो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि अब क्वांटम मैकेनिक्स में अपन बहुत आगे आ चुके हैं अब। ठीक है, अपना ऑपरेटर अलजेब्रा खत्म होने के बाद इसका मतलब ये है कि हमारे बेसिक्स अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ऑपरेटर अलजेब्रा जैसे अपना पूरा होता है तो वहाँ पर अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपन को। क्लियर है। हाँ जी, आगे चलते हैं, अब हम स्टेटमेंट नंबर 3 पर चलते हैं। हमारा अपन चलेंगे इस पर, स्टेटमेंट नंबर 3 पे। जब तक आप इसको उतारो देखो एक बार। हाँ जी भाई, उतार लिया होगा आपने ये। देखो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो है स्टेटमेंट नंबर 3। वो क्या कहता है, देखो दोनों स्टेटमेंट आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, द आइगन वैल्यू फर्स्ट क्या था, द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन द क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी 0। ठीक है, अब अपन चलेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 पर। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है, सुनना भाई ध्यान से। द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। मैंने क्या बोल गया, देखो द सम ऑफ टू, मैं लिख देता हूँ इसको, मतलब सुनना, मैंने क्या बोला, सुनना वापस ध्यान से। द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। देखो क्या बोला मैंने, आपको जब मैं लिखूंगा मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब आपके और अच्छे समझ में आएगा। देखो, अरे भाई ये क्या हो गया, देखना भाई। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन corresponding to the same operator। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया होगा, कहाँ से आएगा समझ में। मतलब क्या है, कभी भी अपन क्या करेंगे, दो डिजनरेट आइगन फंक्शन अपन ने लिए, साई एम ले लिया, साई एन ले लिया। ठीक है, दोनों के दोनों क्या डिजनरेट हैं, उनका अपन सम ले रहे हैं, उनका अपन क्या ले रहे हैं, सम। तो उस केस में भी चाहे इंडिविजुअली आप आइगन वैल्यू ले लो, चाहे दोनों का सम की आइगन वैल्यू ले लो, ऑपरेटर सेम होना चाहिए। तो उस केस में आइगन वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, सेम ऑपरेटर के साथ। देखना कैसे, मैंने बोला क्या, मैंने आपके सामने भाई इस तरह से बोला है। देखना भाई मैंने बोला क्या है, मैंने आपसे ये बोला है कि जैसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ देखना क्या है, जैसे मैं सपोज करूँ, मैं लेता हूँ, लेट अस कंसिडर साई एम एंड साई एन आर डिजनरेट आइगन फंक्शन। मैंने क्या लिया कि साई एम और साई एन जो मैंने लिए वो मैंने कैसे क्या ले लिए, डिजनरेट आइगन फंक्शन ले लिए। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन पर ऑपरेटर लगाया मैंने ए साई एम और ए साई एन। अपन को पता है कि अगर ये डिजनरेट आइगन फंक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है, इस केस में जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी, दोनों की सेम निकल के आएगी। क्यों, उसने खुद ने बोला है कि डिजनरेट आइगन फंक्शन होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, डिजनरेट आइगन फंक्शन। दोनों पे लगाया,
आइगन वैल्यू क्या आई ए, सुनना भाई ध्यान से, इस चीज़ को नोट करना आप। यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या निकल के आई भाई ए, दोनों केस में, क्लियर। और दोनों केस में आइगन वैल्यू ए आ रही है, इसलिए अपन इन दोनों फंक्शन को साई एम और साई एन को अपन क्या बोल रहे हैं, डीजनरेट आइगन फंक्शन। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये यूँ कह रहा है द सम ऑफ टू डीजनरेट आइगन फंक्शन। इसका मतलब साई एम और साई एन इनका सम करो, साई एम प्लस साई एन, सम कर लिया इनका, साई एम और साई एन का सम करा अपन ने। ये कह रहा है कि इन दोनों का सम, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन, ये लो सम ऑफ इसका। और इस पर क्या लगाया अपन ने, सेम ऑपरेटर लगाया, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो लगा दिया अपन ने, सेम ऑपरेटर लगाया। तो क्या होगा भाई, उसको अपन सोल्व करके देखते हैं एक बार, क्या ये सेम आइगन वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर आइगन वैल्यू वापस सेम आ जाए, मतलब ए ही आ जाए, तो स्टेटमेंट अपना प्रूव हो जाएगा, क्लियर। देखो लगाते हैं अपन, जब ऐसी केस हो, जब ऐसा केस होता है अपन क्या बोलते हैं कि ऑपरेटर को अपन दोनों पे लगाएंगे। अब जब कभी भी दो फंक्शन का सम होता है तो उस केस में अपन ऑपरेटर को दोनों पर इंडिविजुअली लगाते हैं, अलग अलग, ठीक है। लगाओ भैया लगाओ, देखो इस ए कैप को मैंने साई एम पर लगाया, इस ए कैप को मैंने साई एन पर लगाया। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि ए कैप साई एम, ए कैप साई एम क्या होता है, ए साई एम, क्यों, क्योंकि इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे लगाऊंगा तो फंक्शन तो एज इट इज आएगा और एक आइगन वैल्यू निकल के आएगी ए, क्लियर। लो भैया इधर आओ, इस ए ऑपरेटर को मैं साई एन पे लगाऊंगा, ए ऑपरेटर मैंने साई एन पे लगाया तो रिजल्ट क्या आया मेरा, ए साई एन, क्लियर। अरे अब देखना भाई, एक बात देखना यहाँ से, इस ए को तो मैंने कॉमन ले लिया और इधर क्या आ गया, साई एम प्लस साई एन, क्लियर। इधर क्या चल रहा है भैया, ए ऑपरेटर है और साई एम प्लस साई एन। अरे देखो क्या आ गया भाई, देखना भैया, अपन ने क्या बोला, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू, इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू ऑफ सेम ऑपरेटर विद द सेम ऑपरेटर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई या नहीं आई। जब मैंने दोनों फंक्शन पर इंडिविजुअली सेम ऑपरेटर लगाया तो भी आइगन वैल्यू सेम आई, और मैंने क्या करा, इन दोनों डिजनरेट आइगन फंक्शन का सम करके इस पर सेम ऑपरेटर लगाया तो भी आइगन वैल्यू सेम आई, तो भी आइगन वैल्यू क्या आई भाई, सेम आई। देखो ए ही आई इस केस में भी, इस केस में भी जो आइगन वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, ए, इंडिविजुअल लगाया तो भी क्या आई ए। तो स्टेटमेंट क्या कहता है अपना, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू, इज ऑल्सो एन आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। बोलो भैया, बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी। और इस केस में ये जो फंक्शन है, देखो इस फंक्शन साई एम था, ये क्या थे, अपने डिजनरेट आइगन फंक्शन थे, और इनके सम भी किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं भाई, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्लियर। अपन को पता है साई एम क्या है और साई एन क्या है, दोनों आपस में क्या है, डिजनरेट आइगन फंक्शन, इसका सम भी क्या होगा, डिजनरेट आइगन फंक्शन। ये अपना स्टेटमेंट है भाई, आइगन वैल्यू दोनों की सेम आ रही है इंडिविजुअली, इन दोनों में इस केस में भी सम लिया तब भी अपनी आइगन वैल्यू सेम आ रही है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। बोलो भाई, कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, इसमें किसी भी तरह के उतारो, इसको उतारो भाई, इसको। देखो अपन आप आगे चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे, वो है क्या, ठीक है। बोलो भाई, देखो स्टेटमेंट नंबर 3 में तो अपन ने क्या लिया है, डीजनरेट आइगन फंक्शन लिया अपन ने क्या लिया, डीजनरेट आइगन फंक्शन। स्टेटमेंट नंबर 4 में हम जो लेंगे भाई वो अपना क्या होंगे, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। देखो अपन लेते हैं, अपन क्या लेते हैं, हम नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तब आपके समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखना भाई कैसे करते हैं अपन, सुनते रहना भाई। देखो स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 3 समझ में आ गया आपने। अगर कोई दो डीजनरेट आइगन फंक्शन हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो सेम आइगन वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दोनों आइगन फंक्शंस का सम ले लिया, तो उनका सम भी डीजनरेट आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, या एक आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। किसके साथ, ऑपरेटर सेम होना चाहिए भाई। ऑपरेटर जो अपन ने इंडिविजुअली लगाया फंक्शंस के साथ में या डीजनरेट आइगन फंक्शन के साथ में, वो ऑपरेटर अपन को क्या लगाना है, दोनों के सम के साथ में लगाना है, तो आइगन वैल्यू भी सेम आएगी और वो फंक्शंस का सम भी क्या करेगा भाई, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है बिल्कुल,
बोलो। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन की। अगर मैं यहाँ पर नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन ले लूँ तो भाई ये ध्यान रखना, वो कभी भी ये आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन इज नॉट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। ये अपना स्टेटमेंट बनेगा भाई। तो अपन इसी में ही करते थे, थोड़ा सा बिल्कुल इसी में ही करते हैं अपन, ठीक है। द सम ऑफ टू, नीचे कर देता हूँ मैं, लो भैया स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट, भाई कैसे, नॉन डिजनरेट, इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ भाई, ठीक है। नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन इज नॉट, भाई ध्यान रखना, मैंने 2 वर्ड लिखे हैं रेड में, ये बहुत काम के हैं। द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन इज नॉट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। ध्यान रखना भाई इस बात को, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव कैसे कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। जब नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन होते हैं तो उस केस में उनका जो सम होगा वो कभी भी आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा भाई, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने 2 फंक्शन ले ली, मैंने आइगन फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्या है मेरे, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन, साई एम एंड साई एन आर नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन। नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन है कैसे भाई, इसका मतलब क्या है, नॉन डिजनरेट का मतलब आइगन वैल्यू अलग अलग दे। मैंने ऑपरेटर लिया, फंक्शन लगाया, मैंने फिर ऑपरेटर लिया, दूसरे फंक्शन पर लगाया, ऑपरेटर सेम थे, फंक्शन अलग अलग था, मेरे को आइगन वैल्यू भी क्या मिलेगी भाई, अलग अलग मिलेगी। ये लो, ये मेरे को आइगन वैल्यू मिली अलग अलग। ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक अपने सारी चीज़ें क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इन ऑपरेटर, इन फंक्शन को इनका सम करके लगा रहे हैं भाई, सम करके लगाओ। ये मैंने सम किया इनका, ठीक है, और मैंने ऑपरेटर क्या लगा दिया, सेम लगा दिया। अब इस केस में क्या होगा, इंडिविजुअली लगाया, ये लो भैया साई एम और ए ऑपरेटर साई एन, हमें अच्छे से पता है इसका जो रिजल्ट है क्या निकल के आएगा, ए साई एम, और इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बी साई एन। अब एक बार बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, ये ए है ये बी है, नहीं भैया, यहाँ से मैं कॉमन नहीं ले सकता। इसका मतलब ये एज रहेगा। अरे ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया। क्या हो गया भाई, देखना भाई, ए कैप साई एम प्लस साई एन, ये ऑपरेटर था, इस फंक्शन पे लगाया, फंक्शन ही चेंज हो गया भाई, फंक्शन ही चेंज हो गया। देखो क्या है ये तो अलग ही बन गया, कुछ अलग ही बन गया। इसका मतलब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, और अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा तो गाइस इस केस में ये आइगन फंक्शन भी नहीं होगा। और अपन ने यही तो बोला है, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन, the sum of two non-degenerate eigenfunction is not the eigenfunction corresponding to the same operator। बोलो, ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही। the sum of two non-degenerate eigenfunction is not an eigenfunction corresponding to the same operator। बोलो, ये बात सही है बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये फंक्शन ही चेंज हो गया, और फंक्शन जब चेंज हो जाता है तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, फंक्शन सेम रहना चाहिए। मैंने आपसे बोल रखा है, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटर इफ फंक्शन डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी देन द फंक्शन इज नोन एज द आइगन फंक्शन। अब ये तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर गया, आइगन फंक्शन ही चेंज हो गया, इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो द आइगन वैल्यू इक्वेशन। अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इट डज नॉट फॉलो क्या, अरे आइगन वैल्यू इक्वेशन, लो भैया आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है ये। बोलो भाई क्लियर है ये चीज़, सारी चीज़ें, ये स्टेटमेंट नंबर 4 क्लियर है या नहीं है, सही है। अब देखो मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, आप खुद भी बोलोगे यस ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं। भाई जो चीज़ अपन पढ़ के आए हैं उस पर अप्लाई करें तो अपन ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ताकि अपने समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। देखो एक बार इसको उतारो, आप उतारो, देखो इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है भाई वो लो। ठीक है भाई, देखो सुनो भाई ध्यान से। देखो ये आपने उतार लिया होगा, मैं बस ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है, इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ मैं। देखो आपने डी ऑर्बिटल का नाम सुना है, सबने सुना है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आप इसकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग करवाते हो। जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप जब स्प्लिटिंग करवाते हो इसकी, देखना भाई आप क्या करते हो, ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3
4 एंड 5। आप क्या करते हो, इसकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या कराते हो, स्प्लिटिंग करवाते हो। ठीक है, ये आपने स्प्लिटिंग करवाई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, OH फील्ड। क्लियर। और यहाँ पर कराइए आपने, इधर क्या बनेंगे भाई, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। सब जानते हैं इनको अपन बोलते हैं EG ऑर्बिटल, इनको क्या बोलते हैं अपन, T2G ऑर्बिटल। इनको अपन क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। ठीक है, अपन ने बोला कि इन दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो कैसे बोला भाई, एनर्जी अपन को निकालनी है, इसका मतलब इसका एनर्जी का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लगाओ भैया, देखो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को मैंने किस पे लगाया, EG पर लगाया, तो यहाँ पर क्या आई भाई, कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में से क्या देगा, एनर्जी, और फंक्शन सेम दे देगा। ये ले भाई, यहाँ पर भी क्या करा अपन ने, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को T2G के फंक्शन पे लगा दिया भाई, इन पर लगाया, यहाँ पर वैल्यू निकल के आई एनर्जी की E2, और साथ में क्या आ गया, T2G फंक्शन आ गया भाई सेम। बोलो रे, बोलो। अब इस केस में हुआ क्या, जब अपन ने ये करा, तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ से जो आइगन वैल्यू आई, एनर्जी की वैल्यू आई, इधर से जो एनर्जी की वैल्यू आई और आइगन वैल्यू आई, ये दोनों भाई देखो, इधर देखो, ये दोनों E1 जो है E2 से बराबर नहीं थी भाई। E1 डज नॉट इक्वल टू द E2, E1 इज़ नॉट इक्वल टू द E2। तो अपन ने क्या बोला भाई, अपन ने क्या बोला कि दोनों ये जो फंक्शन है EG और T2G, ये दोनों ये ऑर्बिटल हैं, ये सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं, EG का सेट और T2G का सेट, ये कभी भी डीजनरेट नहीं होगा भाई। ये क्या होंगे, नॉन डीजनरेट होंगे। इनके एनर्जी लेवल आपस में अलग अलग होंगे, कभी भी सेम लेवल में ये नहीं रहेंगे। कब, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और ये क्यों होती है स्प्लिटिंग, ये अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, ये अपन इनऑर्गेनिक में देखेंगे भाई आगे जाकर, वहाँ पर अपन सब कुछ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करके VBT CFT MOT जाके अपन जॉन टेलर वगैरह देखेंगे, वो तब की बात है आगे की। क्लियर। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, स्टेटमेंट नंबर 4 क्लियर है या नहीं है, बोलो भैया, क्लियर रहना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अपन आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 पे। सुनो भाई, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है, उतारो देखो इसको एक बार। हाँ जी भैया, अब अपन जो पढ़ेंगे वो है स्टेटमेंट नंबर अपना 5। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है भाई, उसके बारे में सुनना। स्टेटमेंट नंबर 5 के बारे में बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम का स्टेटमेंट है ये। किस तरीके से है वो देखते हैं अपन। अब देखो भाई, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है भाई, एक बार चारों स्टेटमेंट आप खुद फटाफट से वीडियो को पॉज करके बोलो भैया, खुद लिखो इसको कि याद हुए या नहीं हुए। अगर चारों स्टेटमेंट याद हैं फिर अपन आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है। वीडियो पॉज करके आप करो। देखो अब सुनना, हो गया होगा। देखो अब पहले स्टेप नंबर 4 में एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। वो स्टेप नंबर 4 क्या है, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में बी 0। स्टेटमेंट नंबर 3, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन इज नॉट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। क्लियर। अब अपना स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है उसको सुनना भाई। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है भाई, सुनना इसको बहुत ध्यान से। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है अपना, ये कहता है द नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन। क्या कहता है ये, नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। आर ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, देखो सुनना भाई, देखो एक एक चीज़ समझ में आएगी आपके, बहुत ध्यान से समझाऊंगा इसको मैं। ठीक है, देखो नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन, सुनना भाई ध्यान से, करस्पॉन्डिंग टू द क्या, हर्मिशियन ऑपरेटर, देखना भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर, अरे आर ऑर्थोगोनल, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। अब भैया ये ऑर्थोगोनल क्या आ गया, ये थोड़ा सा और समझा दो हमको, तो हम समझ जाएंगे भाई क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल समझाऊंगा ऑर्थोगोनल के बारे में, ऑर्थोगोनल क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर पे, एक एक चीज़ समझाऊंगा भाई। ठीक है, देखो पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, पहले ऑर्थोगोनल की कंडीशन है वो क्या है, जैसे ध्यान रखना, जब भी कभी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आती है, इसका मतलब है कि ये जो
फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में काम करते हैं। सपोज करो, अभी मत मानो, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि जो फंक्शन होते हैं ये ध्यान रखना एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करते हैं, उसकी तरह एक्ट करते हैं भाई ये। क्यों? क्योंकि इनमें वेक्टर की टर्म होती है भाई, ऐसा माना जाता है। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है भाई, ये इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया है। क्या किया गया है कि फंक्शंस बिहेव एज द वेक्टर एंड एक्ट एज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखना भाई, सुनना ध्यान से एक बार। क्या है, जैसे मैंने क्या करा, जैसे मैंने ये एक वेक्टर लिया ए, मैंने क्या करा, एक वेक्टर लिया बी, और इसका मैंने ले लिया डॉट प्रोडक्ट। मैंने क्या ले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, ये अब मेरे पास क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है ये ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा कैसे बनेगा ये, मैंने क्या किया, एक मिनट, मैंने इनका दोनों का प्रोडक्ट लिया और क्या बनेगा भाई, ये ए बी कॉस थीटा, ये लो भैया, बन गया। अब सुनना, इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कब होगी, सुनना भाई ध्यान से, जब थीटा मेरा क्या हो, 90 डिग्री हो। मेरा थीटा क्या हो, 90 डिग्री। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? देखो कैसे, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर होगा बी। ठीक है, अगर मैं इसका कॉस थीटा निकालूंगा, अगर ये थीटा कितना है, 90 डिग्री है, थीटा मेरा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से मैं अगर कॉस थीटा की टर्म निकालूंगा, कॉस ये थीटा की जगह क्या रखूँगा, 90 रखूँगा, तो कॉस 90 अपन को पता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 0 होगा, ये पूरी टर्म 0, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब सुनना भाई ध्यान से, ये टर्म जब 0 हो जाती है पूरी की पूरी, ये वाला ये वेक्टर टर्म 0 हो गई, तो अपन बोलते हैं इसको ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। बोलो, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं तो अपन क्या बोलते हैं भाई, ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है। यहाँ पर थीटा, ये ध्यान रखना, ये 0 कब होगा, बोलो ये 0 कब होगा, ये 0 तभी होगा जब ये थीटा 90 होगा। ठीक है, थीटा क्या हो, 90, और ये थीटा 90 कब होगा भाई, जब ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। भाई थोड़ी इतना तो अपन फिजिक्स में ही पढ़ा है पहले, जब अपन 11th-12th क्लास में थे। बोलो हाँ जी, देखना भाई, थीटा क्या है मेरा 90 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज़ बिल्कुल? ठीक है, इसको देख लो एक बार आप, बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं ये। क्लियर है? हाँ जी, देखो यहाँ थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ये अपन को दिख रहा है ये 90 डिग्री है थीटा। क्लियर है? इस तरीके से हो जाएगा। अब सुनना भाई ध्यान से, आप लिख लो चाहे से, जब ये कंडीशन हो जाती है तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो लिख लो यहाँ पर, आप लिख लो इस केस में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। इस केस में क्या हो जाएंगे भाई, ये इस केस में ये हो जाएगा कि दोनों के दोनों ये क्या हो जाएंगे भाई, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल। और मैंने आपको दिखा दी कंडीशन क्या है ऑर्थोगोनलिटी की। अब कुछ देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन उनको अपन ऐसा कंसेप्ट मानते हैं कि वो एक तो एक वेक्टर एंटिटी होती है, उसकी तरह बिहेव करते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेक्टर एंटिटी की तरह। क्यों करते हैं, एक्चुअल में ध्यान रखना, ये इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल इन नेचर। सुनना भाई ध्यान से, फंक्शन देखो, नोट डाल के लिख लेना भाई इस बात को, बहुत काम की बात है ये क्या है, बहुत काम की बात है, नोट डाल के लिख लेना इसको। क्या है वो, कि फंक्शन, या फिर ऐसे सीधे लिखो, इट इज़ कंसेप्चुलाइज्ड दैट, क्या भाई, क्या, फंक्शन इज डायरेक्शन इन नेचर। क्या है, फंक्शन इज डायरेक्शनल इन नेचर। अरे फंक्शन जब डायरेक्शनल इन नेचर होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है भाई, वेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसका मतलब वो फंक्शन एक्ट एज द वेक्टर एंटिटी। बोलो भाई, फंक्शन इज डायरेक्शनल इन नेचर, सो फंक्शन बिहेव्स एज द वेक्टर एंड इट एक्ट एज द वेक्टर एंटिटी। क्लियर? लिख लो भाई, चाहे इस लाइन को वापस से लिख लो आप, और लिख लो भाई, एंड फंक्शन एक्ट एज भाई क्या, अरे वेक्टर एंटिटी। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसकी तरह बिहेव करेगा वो, वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, और वेक्टर की तरह बिहेव करेगा तो हम अब आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल कैसे होगा भाई वो। ठीक है, और यहाँ पर अपन हर्मिशियन ऑपरेटर और बोला अपन ने, क्या बोला है, हर्मिशियन ऑपरेटर। इसका मतलब अपन को हर्मिसिटी की कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई यहाँ पर, फिर अपन चेक करेंगे इसको, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे वो। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात है ये।
ये बात आपके समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। हाँ जी, देखो सुनना भाई ध्यान से, अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। देखना भाई ये अपन कैसे बोलेंगे। सपोज करो कि जैसे मैंने दो फंक्शन लिए और मैं क्या ले रहा हूँ, दोनों के दोनों क्या लूँगा भाई, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इसकी नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों फंक्शन अपन क्या ले रहे हैं, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन ले रहे हैं। तो देखो भाई लेट अस कंसीडर साई एम एंड साई एन आर नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन। बोलो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने क्या लिए, दो फंक्शन लिए साई एम और साई एन, वो दोनों के दोनों क्या है, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन। वो नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने दोनों ऑपरेटर, दोनों फंक्शन पर क्या लगाया, सेम ऑपरेटर लगाया, और यहाँ से मेरे को फंक्शन तो सेम मिलेगा लेकिन आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट। बोलो ये बात तो अपन समझते हैं, इसका मतलब नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन का मतलब हम ये चीज़ तो समझते हैं, क्लियर। अब सुनना, मैं इसको अपन ये बोल रहे हैं कि नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशन ऑपरेटर, तो ये तो अपने समझ में आ गया कि हर्मिशन ऑपरेटर होगा ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन है, ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है, इसका मतलब अपन कैसे इसको लगाएंगे। देखो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है, जब वो हर्मिशन ऑपरेटर के रिगार्डिंग होता है। सुनना भाई ध्यान से सुनना, एक बार बहुत ध्यान सुनना। देखो क्या होता है एक्चुअल में, अभी तक अपन ये पढ़ के आए हैं कि अपन ने दो फंक्शन लिए, दो फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉन डिजनरेट की, तो नॉन डिजनरेट ले लो एक बार, साई एम और साई एन। जब अपन हर्मिशन ऑपरेटर को चेक करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, अरे उस ऑपरेटर को बीच में लगा दो ना, उस ऑपरेटर को कहाँ लगा दो, बीच में लगा दो, ठीक है। जब अपन इसको बीच में लगाएंगे, एक बार अपन साई एन पे लगा रहे हैं, एक बार साई एम पे लगाएंगे। इस केस में देखो यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट और आएगा डिटो, यहाँ पर क्या आएगा, एक वॉल्यूम एलिमेंट भी आएगा भाई, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट आएगा। अगर ये इसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, देखो साई एम को जैसे ही मैं यहाँ ले जाता हूँ, इधर साई एम को मैं क्या ले गया, इधर ले गया, अंदर ले गया, तो अपन को पता है कि जो ए है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। ये लो भैया बना दो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये तो ऑलरेडी है ये, और ये क्या आएगा, साई एन, ठीक है। ये मेरी हर्मिसिटी की कंडीशन होती है भाई, किसकी कंडीशन होती है, हर्मिसिटी की। ये लो हो गया, ये किसकी कंडीशन होती है, मेरी हर्मिसिटी की कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है। अब सुनना, ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है, अगर साई एम और साई एन या कोई से भी दो फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन अपन ले रहे हैं वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, अगर वो जीरो आ जाए तो ये क्या होती है भाई, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। ऑर्थोगोनलिटी अपन क्या बोल देंगे, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अपन क्या बोलते हैं कि वो जो दोनों फंक्शन हैं वो क्या है भाई, ऑर्थोगोनल है। ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है भाई, क्या ये, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, ठीक है। अपन इसको हर्मिशन ऑपरेटर में इस तरीके से प्रूव करेंगे अभी अपन इसको। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है। अगर ये आ जाता है यहाँ पर, इन दोनों फंक्शन में ये चीज़ें आ जाती हैं, ये वाली चीज़ें, तो इस केस में अपन क्या बोल देंगे भाई कि ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। अपन को यही प्रूव करना है, यहाँ से अपन को यही प्रूव करना है कि ये जीरो आता है कि नहीं आता। अगर ये जीरो आ जाएगा यहाँ से, इसका मतलब अपन क्या बोल देंगे, ऑर्थोगोनल है दोनों फंक्शन। तो ऑर्थोगोनल होते ही अपना स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा भाई। बोलो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, पहले यहाँ तक उतार लो इसको, ये चीज़ उतार लो यहाँ तक, ठीक है। इसको उतारो, फिर मैं आपको इससे ये चीज़ दिखाऊंगा लाके। और जैसे अपन इस चीज़ से, क्योंकि ये क्या है, अपनी हर्मिसिटी की कंडीशन है, इसने बोला है हर्मिशन ऑपरेटर के क्या लेना, करस्पॉन्डिंग लेना अपन को नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन, और वो ऑर्थोगोनल होते हैं। देखो हर्मिसिटी की कंडीशन लगाई, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन है, और अगर वो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को फॉलो कर जाते हैं तो स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है अपना, ठीक है। अब करते हैं अपन इसको, देखो देखना भाई, सुनना ध्यान से सुनना। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर लिखूँगा इसको भी ऊपर हटा देता हूँ, ठीक है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना भाई ध्यान से देखता रहना, इसको ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, हर्मिसिटी की कंडीशन लगा दी भाई। ये लो साई एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर ए साई एन डीटो इक्वल टू, ये लो भैया साई एन ए का स्टार साई एम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डीटो, क्लियर। अब देखना ए साई एन अभी अपन ने क्या लिखा था, अरे साई एन पर लगाऊंगा तो वहाँ बी आ रहा था, यही तो लिखा था अपन ने अभी देखना। ए ऑपरेटर को जब साई एन पर लगाया था तो क्या आया था, ए साई एम। जब मैंने ए ऑपरेटर को साई एन पर लगाया तो बी आया, जब भी तो मैं बोला था कि नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन है ये, क्लियर। देखो भाई अब ए साई एन का मतलब क्या है, बी साई एन,
मतलब जो आइगन वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, बी। ये लो भैया साई एम का स्टार तो एज इट इज़ है ये, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये लो भैया बी आइगन वैल्यू निकल के आएगी, फंक्शन सेम आ जाएगा, और ये क्या आ गया, डीटो। आगे चलते हैं भाई, इधर देखना साई एन एज इट इज़, इस ए स्टार का पर ए स्टार ऑपरेटर को मैं किस पर लगा रहा हूँ, साई एम पर। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर देखो ए को जब मैं साई एम पर लगाऊंगा तो क्या आ रहा है भाई, ए साई एम। ये लो भैया ए साई एम आ रहा है, इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा और डीटो। ठीक है, हर्मिशियन बात कर रहे हैं इसलिए ए ही रहेगा, चाहे स्टार लगाओ चाहे मत लगाओ। आगे देखना भाई, अब आगे देखना, सुनना भाई, बी क्या आई है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, बी क्या आई, कॉन्स्टेंट वैल्यू, बी कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, ए बी क्या आई, कॉन्स्टेंट वैल्यू। लो भैया इस ए को, इस बी को मैंने बाहर ले दिया, साई एम साई एन। भाई सुन तो जाना, देखो ध्यान से, ठीक है, सुन तो जाना, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन तो जाना भाई। इस ए को भी मैंने बाहर ले दिया, लो भैया साई एन साई एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डीटो। अरे अब क्या हो गया, इधर देखना भाई, इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, क्या बनेगा, देखो बी साई एम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई एन डीटो माइनस इसको इधर ले आओ, ए साई एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डीटो इक्वल टू 0। अरे पूरी टर्म इधर जाएगी तो 0 ही बचेगा ना यहाँ पर, बोलो 0 बच गया इधर, बहुत बढ़िया। देखना अब इधर ध्यान से, जो कॉमन आ रहा है उसको ले कॉमन, देखो ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़, अरे ये तो सेम है ना, इतने टर्म देखो, ये वाली टर्म देखो भैया, अरे देखो ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, कॉमन ले लो इसको, इसको क्या ले लो, कॉमन ले लो कॉमन भैया। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा इधर से, और ये चीज़ पूरी कहाँ जाएगी, कॉमन में आ जाएगी। लो भैया इसको कॉमन ले लो, साई एम का स्टार साई एन दोनों एक ही चीज़ें हैं, आगे पीछे कर लो इनको, डीटो बराबर 0। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, एक बात बताओ मेरे को, देखो बी माइनस ए, बी और ए जो है, ए और बी हमें पता है नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन जब अपन बात करते हैं तो उस केस में जो आइगन वैल्यू निकल के आती है वो अलग अलग आएगी। इसका मतलब ए वैल्यू अलग है, बी वैल्यू अलग है, ये चीज़ें 0 के बराबर है, ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है। अपन को पता है बी माइनस ए तो 0 नहीं हो सकता ना, बी माइनस ए तो 0 हो नहीं सकता, बी माइनस ए 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर सेम होती तो ये फिर डिजनरेट हो जाते, नॉन डिजनरेट की बात हो रही है, इसका मतलब बी और ए तो सेम नहीं है, और बी और ए सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकते, ये तो भैया 0 हो नहीं सकते। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़ है, ये तो 0 हो नहीं सकते, इसका मतलब ये वाली टर्म जो है ये 0 आएगी, मतलब ये जो है ये वाली टर्म ये 0 के बराबर होगी, क्योंकि ये तो 0 है ही नहीं। जब ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी तो अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, मैंने एक बात लिखी थी, ऑर्थोगोनलिटी जो कंडीशन होती है क्या होती है भाई, यही तो होती है, साई एम साई एन डीटो। अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है भाई। ये किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनलिटी, ये इसकी कंडीशन है। क्लियर, इसका मतलब ये अगर इसके 0 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये ऑर्थोगोनल है भाई। क्या है ये, दोनों फंक्शन कैसे हो गए, ऑर्थोगोनल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, साई एम एंड साई एन आर ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलो भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, उतारो इसको। यहाँ से ये अपना प्रूव होता है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है आपस में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। क्लियर, हाँ जी भाई, इसका ध्यान रखना इधर, ठीक है। बी माइनस ए जो है वो कभी भी 0 तो हो नहीं सकता, बी माइनस ए इधर ही लिख देता हूँ, बी माइनस ए डज नॉट इक्वल टू 0। और एक स्टेटमेंट मैंने क्या बोला यहाँ पर कि साई एम, सो साई एम एंड साई एन बोथ आर, या बोथ नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शंस आर क्या होंगे भाई, ऑर्थोगोनल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलो भैया, हाँ जी, ये चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही होगी बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। उतारो देखो इसको, हाँ जी, नो डाउट। अब है अपना लास्ट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और बचेगा, इस बस कुछ नहीं है इसमें, अपने स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे फिर ये, ठीक है। नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। अपने 5 स्टेटमेंट पढ़ लिए भाई, ठीक है। 5 स्टेटमेंट क्या क्या थे बोल सकते हैं अपन, हाँ जी।
आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिटियन ऑपरेटर always real. In quantum mechanics, eigenvalue may be 0. The sum of two degenerate eigenfunction is also an eigenfunction corresponding to the same operator. The sum of two non-degenerate eigenfunction is not the eigenfunction corresponding to the same operator. ठीक है, the non-degenerate eigenfunction corresponding to the Hermitian operator क्या होगा भाई, आर ऑर्थोगोनल। बोलो ये 5 स्टेटमेंट समझ में आए या नहीं आए। अब अपना आए स्टेटमेंट नंबर 6, और वो क्या कहता है उसको समझेंगे अपन बहुत ध्यान से, उसको भी अपन बहुत ध्यान समझेंगे भाई। उतारो देखो इसको। हाँ जी भैया, अब देखना आगे, देखना अब आगे क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, सुनना भाई। स्टेटमेंट नंबर 6 क्या कहता है, टू ऑपरेटर corresponding to the same set of eigenfunction are commutative। क्या बोल गया मैं, देखना भाई। स्टेटमेंट नंबर 6 क्या कहता है, टू ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू द सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन आर कम्यूटेटिव। सुनना भाई, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या है फिर इसका मीनिंग समझते हैं अपन, और फिर इसको प्रूव करेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे इसके। देखो भाई, टू ऑपरेटर corresponding to the same set of eigenfunction are commutative। या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं, या फिर अपन और उसको क्या कह सकते हैं, टू कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, टू commutative operator have same set of eigenfunction। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखना क्या है। मैंने आपसे बोला दो ऑपरेटर हैं, मतलब अपन ने दो ऑपरेटर सेम लिए, सही है। अपन ने फंक्शन सेम लिया, अपन ने फंक्शन भी क्या लिया भाई, सेम लिया। ऑपरेटर सेम नहीं लेंगे अपन, दो ऑपरेटर ले रहे हैं, अलग अलग हैं, दो ऑपरेटर अलग अलग हैं। अपन ने फंक्शन जो लिया भाई वो सेम ले लिया, अब फंक्शन सेम लिया, और तो ऑब्वियस ही बात है आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो उस केस में वो आपस में कम्यूट करते हैं या नहीं करते, ये देखना है अपन को। जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कम्यूट करेंगे। या फिर अपन दो अगर कम्यूटेटिव ऑपरेटर लेते हैं तो वो आइगन फंक्शन का क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, मतलब आइगन फंक्शन वो सेम रहेगा। कैसे, सुनना भाई, देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये क्या समझ में आएगा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। क्लियर, देखो मैंने क्या करा, दो ऑपरेटर लिए, एक ऑपरेटर लिया मैंने ए और एक ऑपरेटर लिया मैंने बी, सही है। इस ऑपरेटर को मैंने एक फंक्शन लिया जिसका नाम है साई आई, कोई सा भी ले लिया, साई आई ले लिया, इस पर लगाया, और यहाँ से आइगन वैल्यू निकल के क्या आई, ये लो भैया साई आई, तो फंक्शन आ गया वापस से, ये निकल के आ गया। अब मैंने क्या करा, ऑपरेटर लिया बी और सेम फंक्शन ले लिया भैया, सेम फंक्शन ले लिया। अब तक मैं फंक्शन अलग अलग ले रहा था, चाहे डिजनरेट हो चाहे वो नॉन डिजनरेट के बारे में बात करें, मैं फंक्शन अलग अलग ले रहा था। यहाँ पर मैंने फंक्शन सेम लिए, ठीक है, और यहाँ से अब आइगन वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी बी। लो भैया, अलग अलग निकल के आ गई आइगन वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपन ये मान के चल रहे हैं कि लेट अस ऑपरेटर ए, लेट अस कंसीडर ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी फॉलो कर रहा है भाई किसको, आइगन वैल्यू इक्वेशन को। फॉलो आइगन वैल्यू इक्वेशन, भाई आइगन वैल्यू इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। और साई आई जो है वो है कॉमन आइगन फंक्शन है फॉर बोथ ऑपरेटर ए एंड बी। साई आई इज कॉमन आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए एंड बी। हाँ जी बोलो, इसमें कोई डाउट है, नहीं है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखना, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब ये कम्यूटेटिव किस तरीके से करेंगे, ये अपन यही तो पढ़ के आए इसमें किस में पढ़ के आए अपन, जब अपन कम्यूटेटर पढ़ रहे थे वहाँ अपन क्या पढ़ रहे थे, देखना उसको मैं समझाता हूँ वापस से कि ए और बी का जब कम्यूटेटर है इसका मतलब क्या होता है, वो आपस में कम्यूट करते हैं तो इसका रिजल्ट जीरो आता है। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए, इसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ए बी बराबर क्या आता है भाई, बी ए आता है।
सही है। और उसको अपन को जब प्रूव करना होता था अपन क्या करते थे, इस पर फंक्शन लगाते थे, यहाँ फंक्शन आएगा, इधर फंक्शन आएगा, यहाँ फंक्शन फंक्शन फंक्शन, ठीक है। मतलब अपन कैसे करते थे इसको कि ए बी का कम्यूटेटर साई लगाया, 0 आया, ए बी साई इज इक्वल टू, या भी इसे बोलेंगे ए बी साई इज इक्वल माइनस बी ए साई इज इक्वल टू 0, फिर अपन बोलते थे ए बी साई बराबर बी ए साई, यही तो बोलते थे अपन, सही है। और जब ये कंडीशन फॉलो होती थी तो अपन बोलते थे कि ए एंड बी आर कम्यूट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब ए और बी ऑपरेटर दोनों जो हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर। अब इसको अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन। इसने बोला है कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कैसे करेंगे देखना, मैंने क्या करा, ऑपरेटर ए लिया, ऑपरेटर बी लिया और फंक्शन सेम ले दिया, सही है। और इसने बोला कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये लो भैया, मतलब अब क्या करूँगा मैं, उल्टा करूँगा, बी ऑपरेटर और ए ऑपरेटर, अब साई आई लगा दिया। पहले मैंने फंक्शन को बी पर लगाया, इस जो फंक्शन पर बी ऑपरेटर लगाया, फिर ए लगाया। अब मैंने क्या करा, फंक्शन पर ए ऑपरेटर लगाया, फिर बी लगाया, और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो मैं बोल देता हूँ ये अपना स्टेटमेंट सही है। देखो लगाते हैं अपन, ए कैप बी साई आई पे लगाऊंगा तो क्या आएगा भाई, बी साई आई, ये लो भैया बी साई आई। क्लियर है। इधर देखो, ये लो इनके माथे पे कैप लगा दो, बी ए साई आई का मतलब क्या है, ए साई आई का मतलब ये ए है और इसका मतलब साई आई आ गया, सही है। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को इधर लो, बी ऑपरेटर ए साई आई इज इक्वल टू ए बी ऑपरेटर साई आई, लो भैया बी एज इट इज ए साई आई का मतलब क्या होता है, ए साई आई। इधर देखो ए एज इट इज है, बी साई आई का मतलब क्या हो गया, स्मॉल बी साई आई, ठीक है। ये फंक्शन सेम है, बी ए बराबर क्या आ गया, देखो फंक्शन सेम है दोनों का, फंक्शन क्या है सेम, इसका मतलब ए बी बराबर भी क्या हो गया, बी ए हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया भाई, बी ए हो गया। और हमें पता है अच्छे से, जब ए बी बराबर बी ए हो जाता है इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी आपस में दोनों क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, कम्यूट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलो कुल मिला के बात क्या है कि अगर ये चीज़ें आ जाती है, ये वाली, अगर ये वाली बात आ रही है तो ये केवल एक ही कंडीशन पे फॉलो है भाई, ये एक ही कंडीशन पे क्या करेगा, ये चीज़ इक्वल होगी, कब होगी, व्हेन इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ये दोनों जब आपस में क्या करें, कम्यूट करें, ठीक है। या फिर अपन और क्या लिख सकते हैं कि ओनली व्हेन ए एंड बी कम्यूट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, कम्यूट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। बोलो भैया ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई, ये वाली चीज़ भी, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। अब अपन आगे चलते हैं भाई, स्टेटमेंट नंबर 6 हो गया अपना, और अपना आज के सारे आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार वापस से बोल रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट्स क्या हैं सारे के सारे। पहला स्टेटमेंट क्या था, आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल, पहली बात तो ये था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था ये। इन क्वांटम, सेकंड स्टेटमेंट, इन क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में भी 0, सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर इज आइगन फंक्शन ऑलवेज, सही है। मतलब अगर दोनों का सम लेंगे अपन डिजनरेट आइगन फंक्शन का, वो भी आइगन फंक्शन होता है करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या था अपना, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन इज नॉट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या था अपना भाई, स्टेटमेंट नंबर 5 क्या था, स्टेटमेंट नंबर 5 अपना ये था कि जब दो ऑपरेटर होते हैं वो हर्मिशियन के रिगार्डिंग, हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग हमेशा क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन पे होंगे। किस पे होंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन पे। मैंने बताया था आपको दो फंक्शन लिए और मैंने थीटा आपको 90 डिग्री करके दिखाया था, और 90 डिग्री करने के बाद हमने देखा कि हमारे दोनों फंक्शन हैं, मतलब जो हर्मिशिटी की कंडीशन लगाई उस केस में ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन भी फॉलो हो रही थी। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कब फॉलो होती है, जब दोनों फंक्शन साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब वो 0 आ जाता है, साई स्टार साई डीटो वो 0 आ जाता है, दैट मीन्स वो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को फॉलो करता है। लेकिन वो किस केस में करेगा कि ऑपरेटर हमारा क्या होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए भाई, ठीक है। और ये 6 स्टेटमेंट अपना है कि टू ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू द सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन आर कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर कोई भी दो ऑपरेटर हैं
ठीक है, 2 ऑपरेटर हैं अपने, और आइगन फंक्शन अपने क्या सेम है, अपने सेम आइगन फंक्शन लिए, साई इधर भी साई आई लिया, इधर भी साई आई लिया, ऑपरेटर चेंज करा, तो इस केस में ये दोनों के दोनों ऑपरेटर क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ए और बी का जो कम्यूटेटर है उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 0, ए बी बराबर बी आ जाएगा। बोलो, ये अपने 6 स्टेटमेंट थे, 6 के 6 स्टेटमेंट आपको क्लियर है या नहीं है? तो वो सारे स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए। मुझवानी सारे हर्मिशन ऑपरेटर के रिगार्डिंग है, चाहे वो कम्यूटेटर के रिगार्डिंग हो, हर्मिशन एडजॉइंट के रिगार्डिंग हो, या फिर अब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन के रिगार्डिंग हो, ये सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आइगन वैल्यू इक्वेशन की 3rd लेक्चर भी अपना कंप्लीट होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन अपना पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। वो अपन पूरा कंसेप्ट लेके आएंगे, कोई फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, उसकी कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, कैसे अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को, ये अपने करीब 2 लेक्चर में चलेगा। नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी को अपन 2 लेक्चर लेंगे भाई, एक से 1.5 घंटे के, 1.5 घंटे के अपने दो लेक्चर होंगे, और उसमें नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी अपनी फिनिश हो जाएगी। जैसे अपनी नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी फिनिश होती है उसके बाद अपन फिर आगे चलेंगे, और ठीक है अपन प्रोबेबिलिटी को बॉक्स पे अप्लाई करेंगे कि बॉक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपन, और ऐसे करते करते अपन फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह पढ़ने लग जाएंगे, उसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, और अपन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, देन अपन एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर अपन पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ेंगे, एसएचओ पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, और अपन रिजिड डॉटर पढ़ेंगे। ये जैसे ही खत्म हो जाता है अपना, उसके बाद 1-2 चीज़ और पढ़ेंगे अपन, यूनिट 1 अपनी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो अपने अभी करीब 15 लेक्चर और आएंगे गाइस यूनिट 1 के लिए, 15 से 16 लेक्चर अपने और आएंगे यूनिट 1 के लिए, और अपने यूनिट 1 खत्म। अब तक अपना ये 16वां लेक्चर है गाइस आज का, ये अपना 16वां लेक्चर है। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट किसी भी तरह का? क्वांटम मैकेनिक्स का ये पूरी पढ़ाऊंगा आपको, मैं वापस बता रहा हूँ, टोटल A to Z 4 यूनिट है क्वांटम की, चारों की 4 यूनिट पढ़ाऊंगा आपको। डोंट वरी गाइस इसके चक्कर में, ठीक है, बिल्कुल डोंट वरी रहना, सारी यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा मैं, सारी चीज़ें क्वांटम में। कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगा। नेट गेट IIT जेम ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उसको मेरे को व्हाट्सअप पे या इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे बता देना कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करा दो, ठीक है, उसको मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। मतलब क्वांटम के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आएगी, पूरी केमिस्ट्री में जो दिक्कत आएगी उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपसे। अभी अपनी क्वांटम चल रही है तो क्वांटम के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम हो आप बता देना, ठीक है। तो गाइस वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग नीडी हैं वहाँ तक पहुँचाओ इसको, ठीक है। आपका इतना बनता है, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आपके इतने कोऑपरेशन के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच गाइस।